हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 1 है और ये आपकी किताब के अंदर जो प्रश्नावली नंबर 3 है जिसका नाम है अवयव। ठीक है, और ये प्रश्नावली काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और बिल्कुल ईजी प्रश्नावली है। यहाँ से सब बच्चों के पूरे नंबर आते हैं इस प्रश्नावली से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं उनमें। और दूसरी बात, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तीसरा, इसके जस्ट बाद चौथा चैप्टर आएगा जिसका नाम है सारणिक। तो अवयव और सारणिक दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक साथ 2 चैप्टर कवर करेंगे। इसके जस्ट बाद दूसरा भी आएगा, तो दोनों लिंक में, तो आप इनको अच्छे से समझिए। और मैंने पहले बोल दिया है, ये वन ऑफ द ईजी चैप्टर है आपके 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार। तो आप यहाँ से सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से शुरुआत करेंगे। तो अवयव लिखा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मैट्रिक्स। अब ये जो शब्द है अवयव, मैट्रिक्स, ये आपने अब से पहले कभी नहीं सुना था क्योंकि आपके सिलेबस में था भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये पहली बार 12th क्लास में शामिल होता है। और आगे आप जब BSc वगैरह में जाओगे या कुछ BTech वगैरह की लाइन में, तो वहाँ पे इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी ये चैप्टर बहुत आगे आप हमारी पढ़ाई के लिए उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे बेसिक बातें समझनी है, तो अच्छे से समझना है। जो भी बात यहाँ पे हम करेंगे, परिभाषा से लेके इसके अवयव के प्रकार, जोड़ना घटाना, इनके बारे में बात करेंगे। तो इन सबसे पहले देखते हैं कि अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आप इस अवयव से थोड़ा सा परिचित हो पहले से। जैसे हम कभी, जैसे बचपन में हमारे या छोटी क्लासों में जब हम लिखते थे नंबर वगैरह को, तो एक बॉक्स बना के लिखते थे। क्या करते थे? एक बॉक्स बना के लिखते थे और उस बॉक्स के अंदर आप काउंटिंग या नंबर वगैरह डाल देते थे। जैसे कि आप अपने कभी एग्ज़ाम वगैरह देते थे तो सभी विषयों के नंबर आते थे। तो आप क्या करते थे? जैसे मान के चलो यहाँ पे हिंदी लिख दिया, ठीक है, और इस साइड में अपन अंग्रेजी लिखते थे, फिर गणित लिख लिया, और ऐसे एक सब्जेक्ट और लिखते थे अपन सामाजिक विज्ञान। अब मैं जो समझा रहा हूँ ये आपको बस फील दिलवा रहा हूँ कि अवयव का मतलब क्या होता है। ठीक है, संस्कृत आप 10th क्लास के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट के अनुसार लिखते थे, और क्या रहेगी? विज्ञान रहेगी। ठीक है, ऐसे हम सब्जेक्ट लिखते थे और इस साइड में ऐसे लाइन खींचते थे, ऐसे लाइन खींचते थे। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट, फिर सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ऐसे नंबर डालते जाते थे। याद है? जैसे मान के चलो किसी बच्चे के नंबर आए, यहाँ पे 9 आगे 10 में से, यहाँ पे 10 है, 9, 8, 10, 7, ऐसे नंबर आते थे। और मान के चलो मुझे ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, तो इस तरह से एक पैटर्न बना के लिखते थे। आपको याद आया होगा कि आप ऐसे कुछ नंबर लिखते थे। मैंने रैंडम नंबर लिखे, आप बहुत होशियार हो मुझे पता है, तो इनके नंबर वगैरह ऐसे लिखते थे। तो बच्चों, ये जो मैंने सामने आपके सामने एक नंबर्स और सब्जेक्ट का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, क्या होता है? अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को यहाँ पे कहीं कि हम अवयव का नाम देके पढ़ने वाले हैं। अब अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है? कुछ नंबर्स होते हैं जिनको आप एक सारणी के रूप में लिख देते हो। क्या करते हैं? नंबर्स को सारणी के रूप में लिख लेते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास में कुछ नंबर्स हो और उसको मुझे एक सारणी के रूप में व्यक्त करना हो या लिखना हो, तो ऐसे लिखने की बात को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे अवयव बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? अवयव बोलने वाले हैं। इससे क्या होता है? हमारे पास में जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी डाटा होता है, वो अच्छे से लिखने में आ जाता है एक व्यवस्थित तरीके से। तो अवयव शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ से मैं थोड़ा समझाऊंगा। तो ये तो हम पहले से जानते थे, तो इसको पूरा अवयव नाम नहीं दे सकते। इसका थोड़ा सा मिलता जुलता रूप रहेगा, इसका थोड़ा सा मिलता जुलता रूप रहेगा। अब अवयव क्या होता है, उस अवयव शब्द के अंदर आपको समझना है, तो यहीं से थोड़ा सा आइडिया लेके चलना है कि हाँ, कुछ ऐसा ही अवयव के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे। तो अवयव शब्द को मैं यहाँ से आपको समझाऊँ, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? बेसिकली जैसे हमारे पास में कुछ नंबर है, तो उनको एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, और बॉक्स बना के ऐसे कुछ लिख लिया, जैसे 2, 3, 4, 5, -1, 0। आपके सामने कुछ मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है नंबर्स का। ये जो नंबर को लिखने का तरीका है, जिसके अंदर आप एक ब्रैकेट लगाते हो,
ऐसे, और ब्रैकेट के अंदर एक लाइन के अंदर 2 3 4 आ रहे हैं, दूसरी लाइन के अंदर 5 -1 और 0 आ रहे हैं। तो ये पूरा जो आपके सामने लिखा हुआ फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? आव्यूह। यानी इस टाइप के लिखने की बात को अपन यहाँ पे आव्यूह नाम देने वाले हैं। अब लिखते समय हमें क्या चाहिए होंगे? उसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे। अब इन नंबर्स को लिखने के लिए आप एक पहली लाइन बना रहे हैं या दूसरी लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइन होती है इसको यहाँ पे बच्चों एक नए नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? उसको पंक्ति बोलते हैं। अब चूँकि ये पहली लाइन है, कैसी लाइन है? पहली लाइन है, तो इसको बोलेंगे पंक्ति नंबर फर्स्ट। क्या बोलेंगे? पंक्ति फर्स्ट। ऐसे ये दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी, जैसे आप क्लास में बैठते भी हो तो अपन कहते हैं पहली लाइन के अंदर बैठ जाओ, कहते हैं फिर दूसरी लाइन में बैठ जाओ। तो ये पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है, तो इसको पंक्ति नंबर सेकंड बोलेंगे। अब आप जानते हो मैथ के अंदर हम हर चीज़ का एक सिंबल बनाते हैं। मैथ के अंदर क्या करते हैं? हर एक लाइन या हिंदी की बात को अपन मैथ के रूप में एक सिंबल के तौर पे लिखते हैं। तो पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है रो, ROW। ये पंक्ति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और रो का R लेटर लेके कहेंगे R1। क्या बोलेंगे? इसको R1। और ये पंक्ति सेकंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। यानी आगे से अपन पंक्ति फर्स्ट कभी नहीं लिखेंगे, सीधा R1 लिख लेंगे। तो R1 का मतलब क्या समझना है? पहली पंक्ति। ऐसे R2 का मतलब सेकंड पंक्ति। अगर इसके बाद एक तीसरी पंक्ति भी होगी तो उसके लिए R3 लिख लेंगे, चौथी पंक्ति होगी तो R4 लिख लेंगे। ऐसे ये एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे, राइट। इसी प्रकार ये जो खड़ी लाइन होती है, जैसे आप देख रहे होंगे ये वाली लाइन एक खड़ी, ये जिसके अंदर 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये जो खड़ी लाइन होती है, अगली लाइन के अंदर कितना है? 3 और -1 है, अगले में कितना है? 4 और 0 है। जैसे आप अपने प्रार्थना के टाइम पे बैठते हो तो आपकी क्लास की एक लाइन होती है, फिर आपके बगल में दूसरी क्लास की लाइन होती है, तीसरी क्लास की लाइन होती है। तो ऐसे जो लाइन खड़ी लाइन होती है उनको अपन यहाँ पे बोलने वाले हैं स्तंभ। क्या बोलने वाले हैं बच्चों? स्तंभ बोलेंगे। अब ये कौन सा स्तंभ है? जैसे आपने हिंदी में शब्द सुना होगा स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है ज़मीन पे एक जो कुछ भी पिलर वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो ये स्तंभ है, लेकिन कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है, तो इसको स्तंभ फर्स्ट बोलेंगे। और स्तंभ को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। क्या बोलते हैं उसको? कॉलम। जैसे कहते हैं पहले कॉलम में लिखो, दूसरे कॉलम में लिखो, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, कॉलम शब्द। तो कॉलम का मतलब यहाँ से किससे? स्तंभ से। तो पहला कॉलम है उसको बोलेंगे C1। क्या बोलेंगे? C1। कॉलम का C लेटर ले लिया और पहला इसलिए क्या बोलेंगे? C1। ऐसे ये जो दूसरा स्तंभ है इसको क्या बोलना चाहिए? C2 बोलना चाहिए। और ये तीसरा स्तंभ है इसको क्या बोलना चाहिए? C3 बोलना चाहिए। यानी यहाँ से मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ आव्यूह के साथ में, कि आव्यूह जो होता है उसके अंदर जो आड़ी लाइन होती है, जिसको अपन ये ऐसी टाइप की लाइन होती है, इसको तो रो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पंक्ति, और लिखते हैं R1 R2 से। ऐसे जो खड़ी लाइन होती है इनको स्तंभ बोला जाता है। और स्तंभ को लिखते समय अपन अंग्रेजी का लेटर C काम में लेते हैं, तो C1 C2 और C3। यानी आपको अब यहाँ से ये समझ में आया होगा कि ये एक आव्यूह है, और इस आव्यूह के अंदर 2 तो पंक्ति है, 2 तो क्या है? पंक्ति है, और 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। यानी अभी तक मैंने आपको समझाया है कि आव्यूह पंक्ति और स्तंभों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर ये आड़ी लाइन पंक्ति बोलोगे, खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलोगे, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो संख्या दिख रही है 2 3 4 5 -1 0 दिख रहे हैं, तो ये इसके अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव। तो यहाँ पे अवयव, आपने अवयव शब्द समुच्चय के अंदर सुना था, याद है? समुच्चय के अंदर अवयव बोलते थे, जिसके अंदर अपन बिलोंग टू लगाते थे। तो मैं आपको अवयव शब्द आपको बताना चाह रहा हूँ कि अवयव का मतलब क्या होता है। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो अवयव का मतलब होता है जिससे आव्यूह बनता है, जिन संख्याओं से, जिन संख्याओं, और आगे अपन फलन भी ले सकते हैं, इनकी जगह फलन भी ले सकते हैं। यानी इनकी जगह sin x, tan x, sin स्क्वायर, sin x प्लस cos x भी आ सकता है। तो जिन संख्या या फलनों या फलन से आव्यूह बनता है, क्या होता है? जिन संख्या या फलनों से आव्यूह मिलकर बना होता है, बना होता है। अब यहाँ से आपको
ये भी समझ में आ गया होगा कि अवयव शब्द का मतलब क्या है। तो अवयव का मतलब जैसे आप खाने में भी बोलते हो कि इसके अंदर क्या क्या अवयव है, तो अवयव शब्द का मतलब इतना सा है, जिनसे अवयव बनता है वो उसके अवयव कहलाते हैं। जिनसे अवयव बनता है वो क्या कहलाते हैं, उसके अवयव कहलाते हैं। अब आप देखो कितने अवयव हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 3 4 5 -1 0, यानी टोटल 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 6 अवयव है। यानी जिनसे अवयव बनता है वो उसके अवयव कहलाते हैं। और अवयवों से एक पंक्ति, आड़ी लाइन को पंक्ति बोलते हैं, दूसरी लाइन को पंक्ति 2 बोलते हैं, यानी R1 और R2 बोलेंगे। और ऐसे खड़ी लाइन से क्या बोलेंगे, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, अवयव होता है, उसके अंदर अवयव होते हैं, और अवयवों के साथ में हमने पंक्ति और स्तंभ के बारे में समझ लिया। क्या समझ लिया, स्तंभ और पंक्ति के बारे में। अब आप अवयव की अगर कई परिभाषा पूछ लें तो क्या लिखोगे, अवयव के अवयव वो संख्या या फलन कहलाते हैं जिनसे अवयव मिलकर बना होता है। ओके, अब आगे ध्यान से अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये हिंदी के शब्द पंक्ति 1 और पंक्ति 2 नहीं लिखना है, और आपके सामने मैं आपको अब मेन परिभाषा लिखवा रहा हूँ अवयव की। तो आप अपनी कॉपी के अंदर परिभाषा लिखो, अवयव की परिभाषा क्या है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको एक फ्रेश तरीके से लिखवाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी है। ठीक है, तो अवयव का मतलब क्या होता है, अवयव का मतलब बच्चों होता है जो हमने अभी तक देखा है। तो अवयव का मतलब क्या होता है, संख्या या फलनों का एक व्यवस्था या अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर शब्द में क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं संख्या या फलन। संख्या भी हो सकती है या फलन भी हो सकते हैं। फलनों का आयत के रूप में, किसके रूप में, आयत के रूप में, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे एक आयत जैसा दिख रहा था, तो आयताकार रूप में अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को बोलेंगे व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित रूप को, यानी कोई भी संख्या हो सकती है या कोई भी फलन होता है, उनका आयत के रूप में, आयताकार रूप में, व्यवस्थित रूप में, संख्या या फलनों का आयताकार रूप में, रूप यहाँ आप लिखेंगे, रूप में व्यवस्थित करने को अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। अवयव का मतलब मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जब भी अपन लिखेंगे तो आपके सामने, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी अपन अवयव को लिखेंगे तो अवयव के लिए आपको यहाँ पे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर लेने हैं। क्या लिखते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल, तो इसे कैपिटल लेटर ABC इत्यादि से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से हमें इसको हमेशा दिखाना होगा। यानी आयत के रूप में संख्या भी हो सकती है या फलन भी हो सकता है, उनका जो अरेंजमेंट करते हैं उसको तो बोलते हैं मैट्रिक्स। और जब भी आप मैट्रिक्स लिखोगे तो उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। अगर एक अवयव है तो A, 2 हैं तो AB, 3 है तो ABCD, ऐसे आप लिखते हुए आगे बढ़ोगे। अब उदाहरण के लिए मान के चलो मुझे आपको समझाना है, तो मैंने आपके सामने एक उदाहरण ले लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा A और एक बॉक्स बना देंगे, और इस बॉक्स के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया था 2 3 4 5 -1 और 0, तो ये आपके सामने जो कुछ लिखा है ये क्या है, एक अवयव है, और इस अवयव को इससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब आपसे पूछेंगे इसके अंदर कितनी पंक्ति है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसकी R1 यानी पहली पंक्ति है, और R2 का मतलब इसकी दूसरी पंक्ति है। और ऐसे ही जो ये लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है, इनको यहाँ पे स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब C1, C2 और C3। तो आपको समझ में आ गया होगा, अवयव के अंदर पंक्ति भी होती है और स्तंभ भी होते हैं, और इन के अंदर जो भी संख्या होती है उन्हें क्या बोला जाता है, अवयव। तो यहाँ पे सेकंड बात क्या लिखेंगे अपन, अवयव। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए क्या परिभाषा बताए, वे संख्या या फलन जिनसे मिलकर अवयव बनता है,
अवयव बनता है। ठीक है, तो ये उसके अवयव कहलाते हैं। अवयव भी समझ में आ गए। अब बच्चों आगे हमें एक और नाम पढ़ना है। ठीक है, वो है अवयव की कोटि। क्या नाम है इसका? अवयव की कोटि। अब अवयव की कोटि शब्द का मतलब क्या होता है? कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इससे पहले मैं आपको ये अवयव की कोटि समझाऊं। आप बताइए, जो भी अपन अवयव लेंगे उनमें क्या ज़रूरी है कि 2 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ होंगे? भाई पंक्ति और स्तंभ तो ये तो अवयव की साइज पे निर्भर करेगा। भाई किसी अवयव की साइज़ बड़ी होगी तो उसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए किसी क्लास में कम बच्चे हैं तो कम लाइन बनी होगी, और किसी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ ज़्यादा पंक्ति बनती है। तो अवयव की साइज़ किस पे निर्भर करेगी? इनकी पंक्ति और स्तंभ पे। हो सकता है यहाँ पे कई सारी पंक्ति हो लेकिन स्तंभ वैसे ही रख दिए, और हो सकता है यहाँ पे स्तंभ बढ़ा दी जाए और पंक्ति इतनी रखी जाए। यानी हर अवयव के अंदर अलग अलग पंक्ति और अलग अलग स्तंभ हो सकते हैं। अलग अलग पंक्ति और अलग अलग स्तंभ हो सकते हैं। तो अलग अलग पंक्ति और अलग अलग स्तंभ क्या डिसाइड करेंगे? अवयव की साइज डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? साइज को डिसाइड करेंगे। अब जो साइज होती है उस साइज को लिखने के लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है उसको साइड में लिख लेंगे। आप उदाहरण के लिए कभी भी आयत को लिखते थे तो ध्यान है, आप ऐसे लिखते थे, आयत के अंदर कभी कभी 8 × 7 लिखा है। इसका मतलब क्या समझते थे कि इसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 7 है। तो ये 8 × 7 क्या बताता था? ये हमें आयत की साइज बताता था। ये 8 × 7 लिखा है, ये क्या दिखाता था? आयत की साइज दिखाता है। ठीक उसी प्रकार अवयव की साइज को लिखते समय अपन क्या करेंगे? पंक्ति कितनी है गुणा उसके अंदर स्तंभ कितने हैं, इनको एक साथ लिख लेंगे। यानी अवयव की साइज को लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं अपन? अवयव की कोटि। क्या लिखने वाले हैं? अवयव की कोटि। और अवयव की कोटि लिखते समय क्या करेंगे कि इसके अंदर कितनी पंक्ति है, पंक्तियाँ इंटू स्तंभ। क्या लिखने वाले हैं? पंक्तियाँ इंटू स्तंभ। यानी यहाँ पे पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी को यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं अपन? अवयव की कोटि बोलने वाले। अब इस बात को यहाँ तक जो मैंने लिखा है इसको अच्छे से लिख लो, और इस बात पे थोड़ा सा मैं आगे और डिस्कशन करूँगा, तब तक इसको आप नोट डाउन करो फटाफट से। अभी जस्ट हमने जो बात करी थी अवयव की जो कोटि क्या दिखाती है हमें? अवयव की साइज़ के बारे में बताता है। और साइज़ को लिखते समय हम क्या करेंगे? पंक्ति कितनी उसको पहले लिख लेंगे और स्तंभ कितने उसको बाद में लिखेंगे। अब उस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए अवयव का जो व्यापक रूप होता है वो समझ लेते हैं कि अवयव को हम व्यापक रूप से कैसे लिखेंगे। व्यापक रूप का मतलब उसके अंदर कितने भी तो स्तंभ हो सकते हैं और कितनी पंक्तियाँ हो सकती है, तो उसका मुझे व्यापक रूप लिखना है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, माना मेरे पास में, माना पंक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, और एक से ज़्यादा है इसलिए बोलेंगे रोज़। कितनी पंक्तियाँ? इसके अंदर m पंक्ति ले रहे हैं। यहाँ पे m आपकी किताब के अंदर लिया हुआ है इसलिए इस m से लिख रहे हैं। और स्तंभ मान के लिख रहे हैं इसके अंदर स्तंभ, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम, और वो n ले रहे हैं। यानी इसके अंदर पंक्ति कितनी है? m पंक्ति है। m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। n का मान भी इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, 1 2, इसलिए बोलते हैं इसको व्यापक रूप। तो इसका अवयव कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हमने लिखा है कि अंग्रेजी के लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लिख लेना है। अब m का मान क्या क्या हो सकता है? m का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है m, n, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है n का मतलब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे m है तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन ऐसी होगी पहली, ऐसे दूसरी लाइन होगी, ऐसे तीसरी लाइन होगी, और डॉट डॉट करके कौन सी लाइन होगी? और ऐसे। ध्यान से देखो, m लाइन है, m लाइन का मतलब है इसके अंदर टोटल m लाइन होगी। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, फिर ऐसे करके ये कौन सी होगी? mth लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? mth लाइन होगी। ठीक है, ऐसे ही स्तंभ कितने लिखें? n का मतलब यहाँ पे पहला स्तंभ होगा,
फिर यहाँ पे दूसरा स्तंभ होगा, यहाँ पे तीसरा स्तंभ होगा, और ऐसे चलते चलते कौन सा स्तंभ होगा, nth वाला स्तंभ होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब भी मुझे स्तंभ और पंक्ति लिखने होंगे तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो हमारे आव्यूह होगा तो उसको पहले तो इस ब्रैकेट के रूप में आपको लिखना होगा। किसके रूप में लिखना होगा, इस ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन है इसको पहली पंक्ति, इसके लिए आगे मैंने लिख दिया R1, ऐसे यहाँ पे दूसरी पंक्ति आएगी R2, फिर डॉट डॉट चलते जाएंगे और लास्ट में कौन सी पंक्ति आएगी, RM। कौन सी पंक्ति आएगी, RM पंक्ति आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो पहला कॉलम होगा उसको बोलेंगे C1, फिर यहाँ से दूसरा कॉलम होगा इसको बोलेंगे C2, और चलते जाएंगे, और ऐसे लास्ट में जो कॉलम आएगा इसको बोलेंगे CN। क्या बोलेंगे, CN। तो ये कौन सा कॉलम है, nth कॉलम है। कौन सा कॉलम है, nth, यानी nthवा स्तंभ है। अब यहाँ पे खुद सोचिए कि अवयव होंगे, उसको अवयव कैसे लिखना है। तो देखो, अवयव को लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस जगह पे आप देखोगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो यहाँ का जो अवयव होता है इसको A11 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, A11 से लिखते हैं। ध्यान सुनना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में A11। अगले में आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे पंक्ति कौन सी है, पहली ही है, लेकिन स्तंभ कौन सा है, सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे A12। क्या लिखेंगे, A12। ये 12 क्या बताता है, एड्रेस बताता है किसका, अवयव का। कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ वाला। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो अगला आएगा A13 आएगा, और ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो आएगा उसमें पंक्ति तो अभी पहली ही है, लेकिन स्तंभ कौन सा हो गया, N। तो A1N आएगा। क्या आएगा, A1N आएगा। ये समझ में आया अवयव कैसे लिखते हैं इसके अंदर। ऐसे ये दूसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई तो A21 लिखेंगे। 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और 1 का मतलब पहला स्तंभ। अगला आएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, 22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ऐसे लिखेंगे तो 23। अब बताओ ये लास्ट में क्या आएगा, सोच के बताओ। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा A2 और N आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन चलते जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पे कौन सी पंक्ति आ रही है, M वाली पंक्ति आ रही है। तो यहाँ पे पहले तो M आएगा, और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है, तो AM1 आएगा। फिर अगले में लिखेंगे तो AM2 आ जाएगा, और चलते जाएंगे लास्ट में। इस जगह क्या आएगा भाई, यहाँ का जो अभी होगा उसकी पंक्ति नंबर तो M है और स्तंभ नंबर N है, तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा AMN। क्या आ जाएगा, AMN आएगा। क्या आएगा, AMN। समझ गए होंगे। तो ये आपका जनरल रूप बताया मैंने किसका, आव्यूह के लिखने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको M का मान कुछ भी दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज़ कम ज़्यादा होगी, यानी M और N का मान अलग अलग दे रखा होगा तो इसकी साइज़ अलग अलग डिसाइड हो जाएगी। अब ये जो आव्यूह लिखा जाता है तो इस आव्यूह के अंदर बताओ पंक्ति कितनी ली हमने, M, स्तंभ कितने लिए, N। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आव्यूह की कोटि होती है, क्या होती है, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की जो कोटि है उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं M क्रॉस N। कैसे लिखते हैं, M क्रॉस N से लिखते हैं। M का मतलब पंक्ति और N का मतलब स्तंभ, यानी आव्यूह की कोटि का मतलब होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। आव्यूह की कोटि का मतलब होता है आव्यूह की साइज़, और साइज़ के लिए अपन हमेशा पहले पंक्ति लिखते हैं और बाद में स्तंभ। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या ज़रूरी है पहले M को लिखना और बाद में N को। हाँ, कोटि के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, आप पहले M को लिखोगे और बाद में N को लिखोगे। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ से एक दो और बन सकते हैं कि सर ये M गुणा N को मुझे सॉल्व करके लिखना है कि ऐसे रहने देना है। तो आपको ऐसे ही रहने देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन इतनी बात तो पक्की लग रही है कि यहाँ पे जो टोटल अवयव है ये कितने हैं बताओ। तो आपको पता है कि इसके अंदर अवयव अगर पता करने हैं तो उसको मैं कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है इनके गुणनफल से पता कर सकता हूँ। थोड़ा कम समझ में आया होगा। आप इसको उतारिए आव्यूह की कोटि तक, ये आव्यूह का व्यापक रूप लिखा है और इसको फटाफट से उतार लो। अच्छा, एक चीज़ और साथ में लिख लेते हैं, ये जो हमने लिखा है ना इसको अपन शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं, देखो इसके अंदर सब जगह A दिख रहा होगा तो अंदर A लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे वाले जो अंक हैं जिसको बोलते हैं पदांक, ये जो नीचे अंक लिखे जाते हैं उसको ये बताते हैं पद का अंक। तो ये पदांक कितने हैं, 1 1 है, 1 2 1 3, ये बदल रहे हैं। तो इनके लिए यहाँ पे लिखा जाता है I और J। क्या लिखा जाता है, I और J। क्या लिखते हैं इसके लिए, I और J।
अब आपको बताना है आई का मान कहाँ से कहाँ तक है। तो बच्चों देखो आई का मान, आई का मतलब पहला वाला, पहले जो बदला है 1 भी हुआ है 2 भी हुआ है, लास्ट में m तक गया है। देखो यहाँ पे सब में 1 है, अगले में सब में 2 है, लास्ट में सब में n है। तो आप पहला वाला जो पोजीशन है आई की पोजीशन, वो कहाँ से लेके कहाँ तक गई है, तो 1 से लेके m तक गया है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और इधर m लिखेंगे। अब समझदार बच्चों बताओ j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, तो j का मतलब सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन देखो 1 भी हुआ है, 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ है, लास्ट में n हुआ है। इधर भी 1 2 से n, इधर भी 1 2 से लेके n है। n यहाँ पे j की वैल्यू 1 से लेके n तक गई है। यानी आपको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस पूरी कहानी को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है ना, इसको मैं अगर शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। a लिखूँगा, फिर बराबर लगा दूँगा और ब्रैकेट में aij, और एक बंद कर देंगे, और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे m क्रॉस n। क्या लिखेंगे बाहर, m क्रॉस n। a ब्रैकेट में aij, भाई आपको लिखने इतनी बड़ी चीज़ है, इससे आसान नहीं लग रहा है इस छोटा सा, तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। और उसके आगे क्या लिख दिया है, m गुणा n। ये m गुणा n हमेशा आपको साथ में लिखना होता है। ये साइज़ को बताता है, किसको बताता है, साइज़ को बताता है कि इसके अंदर क्या साइज रही होगी। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट रूप है, ये व्यापक रूप है, ये इसका शॉर्ट रूप है। तो कभी आपको ये भी लिखा मिल सकता है और कभी ये लिखा मिल सकता है। अगर आप इसको फैलाओगे तो ये बन जाएगा, और इसको सिकुड़ोगे तो ये बन जाएगा, यानी ये दोनों एक ही बात है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी बात लिखी मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब ये अंदर लिखा है, ये अवयव बताता है, क्या बताता है, अवयव के बारे में। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तब तक इसको नोट डाउन करो फटाफट से। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है बच्चों। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आव्यूह 2x2 का बनाइए। क्या करना है हमें, 2x2 का आव्यूह बनाना है। अब 2x2 का मतलब है इसके अंदर 2 तो पंक्ति लेनी है और 2 ही स्तंभ लेने, और हमें आव्यूह लिखना है। आव्यूह के अंदर अवयव aij से लिखने होते हैं। तो इसका हल क्या आएगा कि हमें पता है, सर ने बोला है कि 2x2 का आव्यूह बनाना है। किसका बनाना है, 2x2 का। तो पहले तो आव्यूह के लिए आपको अंग्रेजी का लेटर लेना है, तो ये ले लिया हमने अंग्रेजी का लेटर a, फिर एक ब्रैकेट बंद करना है और ये ब्रैकेट कर दिया। अब इसके अंदर कितनी पंक्ति लेनी है, 2 पंक्ति लेनी है, तो ऐसी 2 लाइन लेनी है, और स्तंभ 2 लेने, ठीक है। अब अवयव लिखेंगे तो हमको पता है पहले वाले अवयव में a11 आता है, पहले वाले अवयव में क्या आता है, a11, और अगले वाले अवयव में क्या आएगा, a12 आएगा। ये 2 स्तंभ पूरे हो गए। अब दूसरी पंक्ति में क्या आएगा, a21 आएगा और a22 आएगा। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे r1 लिख दो बाहर और इसके आगे r2 लिख दो। वैसे लिखना नहीं होता है हर बार, बस समझने के लिए लिखना होता है। ये जो बाहर लिखा है इसको नहीं लिखना, अंदर वाली चीज़ें लिखनी ही लिखनी है। और इसके आगे यहाँ पे लिख लेंगे 2x2। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान के चलो मैंने आपको कह दिया आव्यूह 3x4 को बनाइए। क्या बनाना है हमें, आव्यूह 3x4 बनाना है। अब 3x4 आव्यूह बनाना है तो इसका नाम पहले तो दे देंगे, बी नाम दे दिया, ए हमने दे दिया इसलिए। अब 3x4 का मतलब कितनी पंक्ति लेनी है, 3, और 4 का मतलब 4 स्तंभ लेने हैं। अब 3 पंक्ति लेनी है तो ऐसे एक जाएगी, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, और स्तंभ का मतलब ऐसे खड़ी लाइन। तो पहले पंक्ति डिसाइड कर लो और उसके अंदर अवयव लिखेंगे। तो सबसे पहले अवयव क्या आएगा बताओ, 3 पंक्ति तो हमें यहाँ से पता लग रही है, तो लेकिन पहला वाला अवयव क्या आएगा, पहले वाले में आएगा a11, फिर क्या आएगा a12। अब ये पहले कॉलम में चल रहा है, ये दूसरे कॉलम में गया, ये तीसरे कॉलम में, और ये चौथे कॉलम में आ गया। देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा। अब आगे नहीं जाना है क्योंकि हमें 4 तक ही पहुँचा है। फिर आगे लिखेंगे तो a21, a22, बस इसके जस्ट नीचे भरते जाओ पूरी लाइन को, 24। फिर a31 लिखेंगे, a32, a33 और a34। अब मुझे इससे नीचे जाना है क्या, नहीं जाना है क्योंकि मुझे 3 ही पंक्ति लेनी है। तो बस इसको बंद कर देंगे और इसके बाहर लिख लेंगे 3x4। अब ये बाहर लिखते हैं, ये साइज़ बताता है, ठीक है।
इसके आगे R1 R2 R3 जनरल में नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस वो समझने के लिए लिखवाए थे आपको। तो ये हमने अवयव बना दिया जो आपके कौन सी साइज़ का है, 3x4 का है। अब आप मुझे सोच के बताओ इसके अंदर अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं, इसके अंदर अवयव कितने हैं, ये पहला अवयव, ये दूसरा, तीसरा और चौथा है, यानी 4 अवयव है। अवयव कितने, 4। अब इसमें अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं बताओ। यहाँ पे अवयव देखेंगे तो कितने हैं, इस लाइन में 4 है, अगले में भी 4 है, अगले में भी 4 है, यानी 4 3 बार आया है। 4 3 बार का मतलब समझ पा रहे हो कुछ, या आप तो इसमें टोटल अवयव कितने हैं, 12 है। अब आपको कुछ इससे हिंट मिल रही है क्या, ये दो संख्या है इनका जो गुणा करते हैं वो हमें अवयवों की संख्या बताता है। यानी अवयव की जो साइज़ होती है उस साइज़ के अंदर पंक्ति और स्तंभ लिखे जाते हैं। तो इनको अगर ऐसे ही रहने दें तब तो उसको बोलते हैं कोटि, और इसको अगर सरल कर दें तब बोलेंगे अवयवों की संख्या। अगर इसको सरल कर दिया जाए, जैसे 2 गुणा 2 4, तो 4 क्या है यहाँ पे, अवयवों की संख्या है। ये लिखा है 3x4, तो 3 गुणा 4 अगर ऐसे ही रहने दें तब तो ये कोटि है, लेकिन अगर इसको सरल कर दिया जाए तब ये क्या कहलाएगी, अवयवों की संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अवयवों की संख्या कहलाएगी। समझ गए। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि इस अवयव के अंदर कितने अवयव है, तो आपको कहना है कि इसके अंदर पंक्ति और स्तंभ है, इनका मल्टीप्लाई ही हमारा अवयवों की संख्या बताता है। ओके, तो आप अवयवों की संख्या को निकालना सीख गए होंगे। तो अवयवों की संख्या से रिलेटेड आप नोट करके लिख लो, अवयवों की संख्या बराबर पंक्ति इंटू स्तंभों का गुणनफल। ठीक है, आपको सिंपली यही से पता लग जाता है। मैं पूछता अवयव कितने हैं, तो आपको बताना है कि 3 गुणा 4 यानी 12 है। कितने, 12। यानी आपको, और अगर अवयव की साइज़ दे रखी है तो साइज़ से आप क्या पता कर सकते हैं, अवयवों की संख्या पता कर सकते हैं। लेकिन उल्टा भी होता है, कई बार हमें अवयव दे रखे होते हैं, कई बार क्या देते हैं, अवयव दे रखे। लेकिन इससे पहले बताओ आप अवयव की कोटि को पहचानना सीख गए कि नहीं सीखे। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, मेरी बात को बताता हूँ। तो इनको उतारो फटाफट से, वीडियो को रोक के। अब देखो नेक्स्ट है, आपको बताना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए बराबर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, अब बताओ अवयव की कोटि क्या है, अवयव की कोटि क्या है आपको पता करनी है, बताओ। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे, अब बताओ ये जो अवयव दे रखा है इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति मतलब एम, पंक्ति कितनी है, आड़ी लाइन कितनी है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, यानी पंक्ति 3 है। अब बताओ स्तंभ कितने, स्तंभ मतलब एन, स्तंभ कितने, ये खड़ी लाइन 1, ये 2, यानी 2 स्तंभ है। अब अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव की कोटि का सूत्र है m गुणा n। m का मतलब 3, n का मतलब 2, बस ये 3 गुणा 2, यही अवयव की कोटि है। इसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखें इस बात का, ये अवयव की कोटि है। यानी हमें अवयव दे रखा हो तो हम कोटि को पहचानना सीख गए। अच्छा, अवयवों की संख्या कितनी है बताओ, अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसके अंदर अवयव कितने, 6 है। तो अवयवों की संख्या कितनी है, 6। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। आप एक बार बेसिक फंडामेंटल जो इस चैप्टर से रिलेटेड है इनको समझ जाओ, ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ उसके अंदर आपको अवयवों की संख्या दे रखी है और आपको कोटि पता करनी है। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था इसके अंदर आपको अवयव ही दे दिया था। अब अवयव दे दिया तो आपको देख के पता कर सकते हैं उसकी साइज़ क्या है। नेक्स्ट आपको क्या दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, यदि अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है, तो संभावित कोटियाँ, अवयव की कोटियाँ होगी। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी अवयव के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है, तो संभावित अवयव की कोटियाँ क्या क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है 1 मार्क्स का। और आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 खोलोगे तो उसके अंदर भी आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। तो अभी जस्ट आपको अवयवों की संख्या निकालते समय बताया था कि हमें क्या करना है, अवयव के अंदर जो पंक्ति और स्तंभ है इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब आप खुद सोचिए कि ये 24 आया है तो कोई दो संख्याओं के गुणा से आया होगा। अगर ये 24 आया है तो किसी दो संख्याओं के गुणनफल से आया होगा। बस इतना दिमाग लगाओ कि इस 24 को मैं 2 के गुणनफल में कैसे कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। तो 24 को 2 के गुणनफल में लिखेंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी, कोटियाँ कहलाएगी। तो संभावित कोटियाँ। अब बताओ 24 को मैं 1 गुणा 24 लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 1 गुणा 24 भी 24 ही होगा तो लिख सकते हैं। तो ये भी एक अवयव है, ये भी क्या है, एक अवयव है, क्योंकि इसके अंदर एक तो पंक्ति है और 24 स्तंभ है, यानी एक लाइन के अंदर 24 बच्चे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, एक लाइन के अंदर कैसे बच्चे बैठे, 24 आड़े जैसे आपकी क्लास में बैठते हैं। अच्छा, इसको 24 गुणा 1 लिखें तो कोई आपत्ति थोड़ी है भाई, मल्टीप्लाई तो है न। 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो या 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 24 ही आना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये अलग साइज़ दिखा रहा है और ये अलग साइज़ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 24 तो पंक्ति है और 1 स्तंभ है। जैसे आप प्रार्थना में बैठे हो ऐसी खड़ी लाइन में, तो खड़ी लाइन के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी एक एक पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 12, कोई आपत्ति थोड़ी है। आप कहोगे 12 गुणा 2 भी तो लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 3 गुणा 8 भी तो लिख सकते हो। अब मैं कहूँगा 8 गुणा 3 भी तो लिख दो, क्या दिक्कत है। 6 गुणा 4 भी लिख सकते हैं और 4 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिखोगे तो आपके पास में ऐसी आ जाएगी। और कोई संख्या दिमाग में आ रही है जो 2 अलग अलग हो और गुणा करें तो 24 आ जाए। आपको ये पूर्ण संख्या रखनी है। पूर्ण संख्या मतलब ये प्राकृत संख्या में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि दशमलव में लिख दें। कई बच्चे बोलेंगे सर इसको 48/2 भी तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको गुणा के रूप में 2 पूर्ण संख्या लेके चलनी है। अब 1 गुणा 24 ये भी एक अवयव है, 24 गुणा 1 ये भी एक अवयव है, 2 गुणा 12 ये भी एक अवयव है, 12 गुणा 2 ये भी अलग अवयव है। ये सारे अलग अलग टाइप के अवयव है। तो हमें अवयवों की संख्या दे रखी है और संभावित अवयव की कोटियाँ ज्ञात करनी है। तो संभावित अवयव की कोटियाँ ये है, और कुल कितने अवयव होंगे, कुल कितने अवयव होंगे, ऐसे कुल अवयव यहाँ पे देखेंगे तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 अवयव ऐसे हो सकते हैं। ऐसे 8 अवयव हो सकते हैं जिनके अंदर अवयवों की संख्या 24 बन सकती है, और ये अलग अलग 8 अवयव होंगे। अगर आपको इसको लिखना ही है तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे एक लाइन लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 A13 और चलते जाएंगे तो ये 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, A124 आ जाएगा, समझ गए। तो ये इसकी साइज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में केवल इतनी बात पूछी जाती है, ओके। तो आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि अवयव दे रखे तो कोटियाँ कैसे ज्ञात करते हैं, और अवयव अगर दे दिया तो कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। यानी हमें अब तक ये समझ में आया है कि अवयव होता क्या है, अवयव के अंग क्या होते हैं। अवयव के अंग कौन कौन है, अवयव है, पंक्ति है और स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ को मल्टीप्लाई के रूप में बोलते हैं, उसको कोटि बोला जाता है। और मल्टीप्लाई को सरल कर दिया जाए तो वो अवयवों की संख्या दिखाता है। क्या दिखाता है, अवयवों की संख्या दिखाता है, ओके। इसको नोट डाउन करो, ये नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो अवयव के रिलेटेड थोड़ी सी बात आगे देखते हैं कि अवयवों की तुलना अगर हमें करनी है तो इस बात का क्या मतलब है। तो 2 अवयव अगर आपस में बराबर हैं या उनकी तुलना की जा रही है तो कब संभव है, ऐसा कब होता है। तो देखो अगर 2 अवयव हैं जिनकी कोटि समान है, यानी समान कोटि के 2 अवयव हैं, उनकी हमेशा तुलना कर सकते हो। समान कोटि के 2 अवयव की तुलना कर सकते हैं, और जब भी इनकी तुलना होगी तो उनके संगत अवयव की आपको तुलना करनी है। उदाहरण के लिए मान के चलो मैंने आपको ऐसा लिखा है कि यहाँ पे A, B और C और D लिखा है, तो ये एक अवयव है। अब इसकी तुलना इसी के समान साइज़ के अवयव से हो सकती है। अब इसका साइज़ कितना है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, यानी 2 × 2 है। तो इसके सामने जो भी तुलना करेंगे
वो भी इतनी ही साइज़ का होना चाहिए। यानी बराबर 2 साइज़ के अवयव की हमेशा अपन तुलना कर सकते हैं। और जब भी ये 2 बराबर साइज़ के अवयव दे रखे हैं या अवयवों के बीच में बराबर का साइन लगा रखा है, तो आप समझ जाना उनके अंदर संगत अवयव बराबर होंगे। क्या होंगे? संगत अवयव बराबर होंगे। तो ये पहला वाला अवयव संगत किसके है? 1 के। तो यहाँ पे a का मान कितना होना चाहिए? 1। अगर b के संगत की बात करेंगे तो b बराबर कितना होना चाहिए? 2। अगर c की बात करेंगे तो 3 के बराबर होगा। और d की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? ये 4 के बराबर होना चाहिए। यानी 2 अवयव के बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगा रखा है तो आपको समझना है कि दोनों अवयव बराबर हैं। और बराबर होने का मतलब ये होता है कि उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत शब्द समझ में आ रहा है? यहाँ का पहला अवयव इसके पहले के बराबर, इसकी पंक्ति का दूसरा इस पंक्ति के दूसरे के बराबर, सेकंड पंक्ति में आ गए तो ये सामने इसके बराबर और ये इसी के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, समान कोटि के 2 अवयव की तुलना होती है और तुलना उनके संगत अवयवों की होती है। तुलना किसकी होती है? संगत अवयवों की होती है। अब आप इस बात को अच्छे से अगर समझ गए होंगे तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, जिनके बीच में 2 अवयव आपको दे रखे हैं। इधर कुछ लिखा है और इधर लिखा है और पूछा है इसमें x, y, z या अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है? उनके संगत अवयवों की तुलना कर लेनी है। क्या करना है? उनके संगत अवयवों की तुलना कर लेनी है। ठीक है, आज मैंने 3.1 के क्वेश्चन तो नहीं करवाए, एक आध क्वेश्चन करवाया आपको। बाकी अगली क्लास के अंदर मैं आपको अवयवों के प्रकार के बाद में 3.1 के क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको सिखाया समझाया है, इस नॉलेज के आधार पे आप 3.1 के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी मैं मेरी तरफ से तो क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बात तो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। दूसरी बात, आपको सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आपने पढ़ भी लिया है, मेरे साथ साथ में कॉपी में क्वेश्चन वगैरह भी सब कर लिए, तो उसका एक टेस्ट रखेंगे अपन। और उस टेस्ट के रिलेटेड आप अपने आप को उस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करके रख लेना। आज मैंने कुछ काम दिया नहीं आपको 3.1 का रिलेटेड, आप करोगे तो 7-8 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपके 15-20 मिनट लगेंगे, आपके पास खूब टाइम है। और अपन प्रॉपर तरीके से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपकी सेकंड प्रश्नावली का टेस्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, आपकी प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन ऐप के थ्रू लेंगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब अब सजा टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो कुछ पढ़ना है उसको सॉल्व तो करना है उसी तरीके से, लेकिन उसका जो आंसर होगा उसको मैं ऑप्शन बना दूंगा। जैसे सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए में क्या आ रहा है उसके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, और उसमें से सिद्ध करने वाला पार्ट आपको ढूंढना होगा इसमें से। तो आपका टेस्ट होगा सोमवार या मंगलवार के दिन मैं रखूँगा टेस्ट। अभी पेपर वगैरह तैयार कर लिया मैंने, बस ऐप के अंदर डालना है। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे सेकंड प्रश्नावली के। आप किताब के क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लेना। किताब के क्वेश्चन में साथ में कुछ संख्या चेंज हो जाए तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पैटर्न वही रहेगा जैसा आपको सिखाया गया है। तो अच्छे से तैयारी करिए और मिलते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आपको मैंने नंबर दे रखे हैं, फिर से नंबर लिख लो भले, आप पूछ लेना कि सर क्या स्थिति रहेगी, कितने क्वेश्चन रहेंगे, हमको समझ में कम आया है। क्योंकि मैंने समझा दिया है, फिर भी आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात अभी भी लग रहा होगा कि सर मना कर देंगे, टेस्ट नहीं लगेगा। नहीं, टेस्ट लगेगा। और जो भी डाउट है इस नंबर पे पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।